नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम साथियों रसायन विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, रसायन विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपके वर्ग 2 में पूछे गए प्रश्न होंगे, समस्त शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न होंगे, एनसीईआरटी एमसीक्यूज होंगे जो आपके चयन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर साइंस में 30 में से 30 नंबर लाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर आपके फिजिक्स से आएगा, 10 नंबर आपके केमिस्ट्री से आएगा। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि टोटल साइंस के 30 नंबर का पूछा जाना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने टीटी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लीजिए और ऑल टाइम अपने टीटी फैमिली से जुड़ जाइए। अपने शिक्षक भर्ती का फैमिली बनिए, परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि परमाणु के पदार्थ में परमाणुवाद के प्रणेता कौन है, तो डाल्टन कहलाते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है परमाणु कहलाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। और अक्सर प्रश्न आता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, हेनरी कुरेल ने लगवाया। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। अगला जो प्रश्न पूछा जाए कि एक माल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती, मोल होता है ना, एक मोल बोला जाता है। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, याद रखेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पीरी, मैडम क्यूरी ने की। सार्वत्रिक विलायक जो सभी में विलायक के रूप में कार्य करता है वह जल होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, तो यह लाल कर देता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन माना जाता है, ना क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है, तो ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो उसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, ये हम बता ही चुके हैं आप सभी लोगों को। और आप लोग ये भी जानते होंगे ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। वायु क्या होता है, वायु एक मिश्रण कहलाता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, मेंडलीफ ने किया है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हमारा फ्लोरीन कहलाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक होता है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण इनमें से किसके आवर्ती फलन होते, तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। सबसे भारी तत्व यूरेनियम है और सबसे हल्की तत्व कौन है, हमने अभी बताया। सभी लोग कमेंट करके बताइए। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो यह लोहे का अयस्क कहलाता है। अगला है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम कहलाती है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तांबा जस्ता निकेल का जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का होता है। एल्युमिनियम का निम्न में से किस एप्स के निष्कर्षण किया जाता है, बॉक्साइट, कोरेंडम और फेल्सपार की बात करूंगा। फिर आपका अगला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पिच ब्लेंडेड इनमें से किस धातु का अयस्क है, तो ये यूरेनियम का अयस्क होता है। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है, जल में सोडियम कार्बोनेट डाल के दूर की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, तो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, तो वायुयान की ट्यूब में नियान गैस भरी होती है। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, तो हीलियम होती, सबसे हल्का होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड सभी लोग जानते हैं। कार्बन की प्रसिद्धता किसमें सबसे अधिक होती है, तो कार्बन की प्रसिद्धता जो ढलवा लोहा होता है इसमें सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कठोर तत्व हमारा हीरा कहलाता है।
इसके बाद है कि वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण सम्मान और भौतिक गुणों के नाते अपरूप होते हैं। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन ग्रेफाइट होता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिक को समयावी बोला जाता है। हीरा ग्रेफाइट में हीरा ग्रेफाइट क्या है, तो हीरा जो ग्रेफाइट कहलाते कार्बन के एक अपर रूप कहलाते हैं। पॉलीथीन इनमें से किसका बहुलक होता है, तो एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन कहलाता है। या आप जानते ही होंगे कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रोपिन का होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कहलाता है। अगर आप ये भी जानते होंगे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती, मेथेन होती है। द्रवित पेट्रोलियम इनमें से किसका मिश्रण होता है, तो एथेन ब्यूटेन प्रोपेन का होता है। संश्लेषित रेशा को रेयान बोलते हैं। और किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण क्या दर्शाती है, तो वह ऑक्टेन की संख्या दर्शाती है। आप ये भी जानते हैं कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाता है। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन यौगिक मीथेन होता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। आप ये भी जानते हैं कि मोटर वाहन के धुएं से निकलने वाली जो सर्वाधिक विषैली गैस है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाती है। आप ये भी जानते हैं कि जल का जमकर बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। किसी अभिक्रिया के वेग के सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है, वह ताप करता है। आप ये भी जानते हैं कि लोहे धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। चूने के जल को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। आप ये भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले अन्य तत्वों के परमाणु को आइसोटोन बोला जाता है। आप ये भी जानते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। यह नियम हमारा चार्ल्स का नियम कहलाता है। आप मेरे शिक्षक बंधु ये भी जानते हैं कि वह धातु जो द्रव होगा वह पारा होगा। कौन सी गैसें बुदबुदे दायरे पे में घुली होती वह कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। किस विधि के द्वारा समुद्री जल में नमक प्राप्त होता है, तो वाष्पन विधि द्वारा होता है। पानी वाष्पित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है और नमक बनता है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है, तो प्राकृतिक रूप से लिटमस बैंगनी रंग का होता है। आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश किस किस्म का परमाणु होता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया, मैक्स प्लैंक ने किया। आप ये भी जानते हैं। आप शिक्षक बंधु ये भी जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम मतलब Na का। सभी लोग कमेंट करके बताइए। परमाणु क्रमांक भी पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है, तो चांदी में होती है। पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त अवशेषों की आयु के आकलन के लिए किस तकनीक का करते हैं, तो कार्बन डेटिंग विधि होती है। आप ये भी जानते हैं कि किन गैसों का समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। अशोधित पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन को अलग करने की सबसे आम जो विधि है वह प्रभावी आशवन होती है। आप ये जानते हैं किसे धोने का सोडा कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे धोने का सोडा कहते हैं। लोहे का रासायनिक चिन्ह हमारा Fe होता है, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं। तो चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, घबराना नहीं है, सरल भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सभी कठिन आएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हम बोलते हैं। किस स्रोत से सबसे शुद्ध पानी प्राप्त होता है, तो बरसाती पानी। ये सबसे शुद्ध पानी बरसात का माना जाता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है, ऑक्सीकरण है। जिप्सम किस धातु का अयस्क है, ये आपके कैल्शियम का अयस्क माना जाता है। चूहे मारने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है, जिंक फास्फाइड होता है, जिसे हम चूहे मार की दवा के नाम से भी जानते हैं लोकल में। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टर्टीरियम है। रेफ्रिजरेटर में शीतलता के रूप में प्रयुक्त कौन सी होती है, फ्रियॉन 12 होती है। आप ये भी जानते हैं कि सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है, क्योंकि वह हवा के संपर्क में फिर वह आग पकड़ लेता है। आप ये जानते हैं कि नमी में खुला छोड़ देने से इसमें घुल जाने वाला पदार्थ आर्द्रताग्राही होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले खनिज सिलिकेट कार्बोनेट कहलाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कार्बनीकरण के उच्च स्तर के कारण कोयले की किसी किस्म की उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, तो वह एंथ्रेसाइट माना जाता है। आप ये भी जानते हैं कि विद्युत के द्वारा
लाई गई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो पायरिंग का प्रयोग होता है, CCl4। नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान बराबर होती है? वह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। और आप ये भी जानते हैं साथियों कि प्लास्टिक विस्फोटक कहलाता है, TNP कहलाता है। पेयजल में विसंक्रामक के रूप में प्रयुक्त गैस क्लोरीन गैस होती है। मलेरिया निदान में प्रयुक्त होने वाले औषधि क्लोरोक्विन कहलाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कठोरतम पदार्थ प्लेटिनम कहलाता है। आप ये भी जानते हैं कि विश्व पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों का शीतलन जो किया जाता है वह हीलियम द्वारा किया जाता है। और किस रेशे का कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग होता है? तो रेयान होता है। और आप साथियों ये भी जानते हैं कि वनस्पति जनित वस्तु को कार्बनीकरण से प्राप्त कोयला होता है। एल्युमिनियम का प्रसिद्ध जो खनिज होता है वह बॉक्साइट होता है। और सभी जैविक मिश्रण का आवश्यक संगठन कार्बन होता है। और आप ये भी जानते हैं कि उत्प्रेरण की खोज किसने की? तो वर्जीलियस ने की थी। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? रदरफोर्ड, CV रमन, वेस्लियर या आइंस्टीन? जी हाँ, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन से कहलाते हैं? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वे लाओजियो कहलाते हैं। लाओजियर की बात करेंगे। लाओजियर ने 18वीं शताब्दी में, कब की बात है? 18वीं शताब्दी में रसायन विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिए हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? सभी लोगों को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए जॉन डाल्टन। ये जो है 1800 दशक की शुरुआत में परमाणु सिद्धांत के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। जॉन डाल्टन की बात करूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक रसायन उद्यम गतिकी के जनक कौन है? तो आधुनिक रसायन उद्यम गतिकी के जनक और कोई नहीं, आपके लॉशियर की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। रसायन विज्ञान के रसायन विज्ञान में टॉप 100 समस्त कंसेप्ट से ये 100 क्वेश्चन लाए गए हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हरित रसायन विज्ञान के जनक, जो कि पूछा जा सकता है प्रश्न कि हरित रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तब आपका जवाब एक ही होना चाहिए, आपका होना चाहिए बिलार्ड गिब्स या पॉल अनेस्तान। क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिलार्ड गिब्स होगा, ना ही संधु ग्रीन होगा, ना ही ऑटो हैन होगा। होगा क्या? पॉल अनेस्तान होगा। हरित रसायन विज्ञान के जनक पूछा जाए, ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोफेसर पॉल अनेस्तान की बात आते हैं। और इन्होंने जानसी वार्नर से मिलकर 1998 में, कब की बात है? जानसी वार्नर से मिलकर 1998 में ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि परमाणु रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो परमाणु रसायन विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो ऑटो हैन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आवर्त सारणी के जनक कौन है? सारे जनक जानना बहुत जरूरी, क्योंकि एक जनक तो आना तय है। तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक और कोई नहीं, आपके दिमित्री मेंडेलीव कहलाते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आपसे बनना चाहिए। इन्होंने कब किया था? 1869 में तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करके आवर्त सारणी का मसौदा जो है प्रकाशित किया था। तो आवर्त सारणी का मसौदा किसने प्रकाशित किया? दिमित्री मेंडेलीव ने। कब किया? 1869 में किया। अगला भौतिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। भौतिक रसायन विज्ञान के जनक, तो भौतिक रसायन विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो कहलाते हैं आपके विलियम ओस्टवाल्ड। इन्हें भौतिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और सम्मान भी दिया जाता है। डब्ल्यू जनक विलियम ओस्टवाल्ड की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है भौतिक रसायन शब्द किसने गढ़ा? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भौतिक रसायन शब्द या भौतिक रसायन विज्ञान शब्द किसने गढ़ा? तो आप सभी लोग जानते हो कि मिखाइल लोमोनोव की बात करेंगे। कब गढ़ा था? 1752 में। पिछले क्लास में आप सभी लोग बोल रहे थे सर बहुत सरल प्रश्न है, अब इस बार आप कमेंट करके बताइए हमें। आधुनिक भू रसायन विज्ञान के जनक कौन है? जरा 5 सेकंड का सभी को वक्त दिया गया है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
आधुनिक भू रसायन विज्ञान के जनक कौन है? माता पिता के सपने को साकार करना है, वाकई में शिक्षक वृत्ति में अव्वल आना है, तो ये जवाब आपसे बनना ही चाहिए। और इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक और कोई नहीं, कौन है? विक्टर गोल्डस्मिथ। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा कहलाता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? इस्पात, लोहा, पिग, आयरन या निकल लोहा? तो आपसे बनना ही चाहिए कि लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा कहलाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो पिटवा लोहा को किस नाम से जानते हैं? पिटवा लोहा। पिग आयरन की बात करेंगे या निकल लोहा, लोहा इस्पात, कौन सा होगा? हमने हिंदी बता दिया, पिटवा लोहा। आंसर हमने बता दिया है, केवल आपको दिमाग लगाना, सर्च करना कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो पिग आयरन, जिसे हम गढ़ा लोहा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, क्योंकि आवर्त सारणी से एक प्रश्न आना ही आना तय है बिल्कुल। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको सभी लोगों को कमेंट करके हमें बताना है, फीडबैक करके बताना है। क्या वह काल, समूह, कालम या आवधिक पंक्तियाँ बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो क्या कालम बोला जाएगा? ये भी जानना सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए फटाफट बताइए क्या बोला जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए है। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त ही बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? आवर्त ही बोला जाता है। और तत्वों की उनकी परमाणु संख्या गुणों के अनुसार व्यवस्थित की जाती है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो हम किसकी बात करेंगे? जिनान। जिनान की बात हो रही है। जिनान जो गैस होती है वह एक्सचेंजर गैस के नाम से भी जानी जाती है। तो जिनान इज द राइट आंसर। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जिनान होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परमाणु नाभिक में होता है, तो परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु ना तो बनाया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो परमाणु ना बनाया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, किसके द्वारा दिया गया है? डाल्टन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं कि IF7 की सही संरचना का चयन करना है। तो IF7 की सही संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय कहलाती है। ये ध्यान रखना, अपने माइंड की मेमोरी में हर एक क्वेश्चन को सेव करते जाना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा। नींबू में क्या होता है? कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना नीचे। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ये आपको हमें कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसको हम समूह के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े हुए जो स्तंभ होते हैं, इनको किस नाम से? समूह के नाम से जाना जाता है। और जो क्षैतिज होते हैं उनको तिरछे होते हैं उनको क्षैतिज के नाम से। ठीक है ना। अगला, खाली स्थान का घनत्व तो अधिकतम होगा। किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व। इसमें बर्फ और क्लोरोफॉर्म बेंजीन, इन तीनों से जल का घनत्व अधिक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जल फैलेगा। घनत्व मतलब जितना ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। पानी सबसे पतला है इसलिए पानी फैल जाएगा, इसलिए ज़्यादा घनत्व इसका हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 किलोग्राम विलायक में मौजूद विलेय की मोलों की संख्या कितनी होगी, या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1 किलोग्राम में विलायक 1 किलोग्राम विलायक में मौजूद जो विलेय होती है, विलेय के जो मोलों की संख्या कहलाती है वही मोलरता कहलाती है। ये साइंस रसायन विज्ञान के बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2,4-D ब्रॉड लीव वीड किलर किसका सिंथेटिक संस्करण है? तो ये आपके ऑक्सिन हार्मोन का सिंथेटिक संस्करण हो जाएगा। अभी एक अपडेट आया है कि आपका जो पूछा जाएगा वह 10th तक के लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं है 11th 12th का भी आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आप नहीं बोल सकते हैं। 10th लेवल तक की हमें लेवल तैयारी करना है, 11th 12th का भी हमें लेके चलना है, क्योंकि ESB है MP में भैया, आप सभी को पता है किस प्रकार के पेपर आते हैं। पिछला वर्ग 3 का याद रखिए 2022 का किस प्रकार से पेपर पूछा गया था। साइंस कितने टफ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, चीन के मिसाइल पूछी गई थी, अमेरिका के मिसाइल पूछी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। दुर्लभ गैसें कौन सी होती हैं? दुर्लभ गैसों को किस नाम से जाना जाता है? टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक जो होती हैं, टेट्रा द्विपरमाणविक जिसे बोलते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब एक होता है, डीएटॉमिक त्रिपरमाणु, टेट्रा द्विएटॉमिक होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा कि दुर्लभ गैसें द्विपरमाणविक कहलाती, मतलब द्विएटॉमिक, यहाँ पे डी ना होके दो होना चाहिए, ठीक है, द्विपरमाणविक, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा। इसके बाद कह रहा प्रश्न की क्षार धातुएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षार धातुएं होती हैं वह आवर्त सारणी में समूह 1 से संबंधित होती हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं। फिर अगला जो प्रश्न आता है कि क्षारीय मृदा धातुएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षारीय जो मृदा धातुएं होती हैं वह समूह आवर्त सारणी समूह 2 से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न अगर एग्जाम में आता है कि क्षारीय मृदा धातु किससे संबंधित होती है, तो क्षारीय मृदा धातु किससे संबंधित होगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ऑप्शन ऐसे दे दिया गया है, आप बोलेंगे कैसा ऑप्शन दिया गया है, हे हु लिखा हुआ है, हिंदी पूछी जा रही है, ग्रामर पूछी जा रही है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि एग्जाम में फिर हवा नहीं लगने वाली है, इसलिए अभी से अभ्यास कर लीजिए। क्षारीय मृदा धातुएं आवर्त सारणी के समूह के 2 तत्व में होती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोटियम, बेरियम और रेडियम शामिल होता है। ये तत्व चमकदार चांदी सफ़ेद रंग होती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। क्षारीय मृदा धातु पूछी जा रही है। ठीक है, तो Mg अर्थात मैग्नीशियम, याद रखिएगा, मिलीग्राम दे दिया गया, Mg में मतलब मैग्नीशियम होता है। उत्कृष्ट गैसें किससे संबंधित होती हैं? तो उत्कृष्ट गैसों को समूह 0 में रखा जाता है। इसके बाद है कि पावर एल्कोहल में क्या शामिल होता है, किसे पावर एल्कोहल बोलते हैं? तो पावर एल्कोहल में आपका एथिल एल्कोहल शामिल होता है। एथिल एल्कोहल सबसे पावर एल्कोहल में माना जाता है। और अगला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कहलाता है? तो फ्लोरीन जो होता है वह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कहलाता है। अगर एग्जाम में आता है तो फ्लोरीन करना है, लेकिन जब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर सही करना होगा तब हम कौन सा आंसर करेंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या सही करना चाहिए, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, तो फ्लोरीन इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा, फ्लोरीन आएगा आंसर, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का धातु तत्व में आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिरका किसका जलीय घोल कहलाता है? तो सिरका जो होता है वह किसका जलीय घोल कहलाता है, ये जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। किसका जलीय घोल कहलाएगा? सिरका जो होता है वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन जो बम होता है वह नाभिकीय संलयन के आधार पर आधारित होता है। क्या होगा यहाँ पे? नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा, एग्जाम में आए नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त जो पीवीसी होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आता है, कुछ समय के बाद विद्युत रासायनिक सेल किसके कारण जो है काम करना बंद कर देता है। जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं कुछ रीजन की वजह से ये काम करना बंद कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड पूरी तरह से जल जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रेड विभव बराबर हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन सही हो सकता है या फर्स्ट सही हो सकता है, कौन सा सही होगा सभी लोग बताइए। कुछ समय के बाद विद्युत रासायनिक सेल किसके कारण काम करना बंद कर देते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि सेल के अंदर के रसायन जो है होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड क्षमता बराबर हो जाती है, या इसके अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन पूछ लिया जाए कि सेल के अंदर के रसायन खत्म हो जाते हैं, तो ये भी इसका रीजन है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चा जानता है, सभी मेरे शिक्षक बंधु जानते हैं, मेरे भाई बहन गृहिणी ब्रदर सिस्टर जानते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं जानते हैं। शून्य समूह के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो शून्य समूह के तत्व किस नाम से जानते हैं, शून्य समूह के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो वह आपके अक्रियाशील धातुएं होती हैं, अक्रियाशील अधातुएं होती हैं, याद रखिएगा। और समूह समूह को उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जानते हैं, ये दाहिने कॉलम में होती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन और मीथेन के बीच अभिक्रिया होती है। तो विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्लोरीन और मीथेन के बीच अगर क्रिया होती है तो वह प्रतिस्थापन कहलाता है। इसके बाद अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट का जब विलयन होता है तो इसमें से किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है कॉपर को। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर किसकी सहायता से प्राप्त होता है। तो कॉपर जो होता है Fe, आयरन के Fe फे दिया गया है, Fe होगा, Fe मतलब आयरन, ठीक है, याद रखिएगा। आयरन इज द राइट आंसर, Fe यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या दर्शाती है। आस्की नहीं है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या दर्शाती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खो जाना मतलब ऑक्सीकरण हो गया। फिर अगला है खालिस्तान एसिड को विटियाल के तेल के रूप में भी जाना जाता है। तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि प्रोटॉन में कितने आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। तो प्रोटॉन में +1 होता है, इलेक्ट्रॉन में -1 होता है, बस इतना जान लीजिए। तो +1 -1 पहले करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। प्रोटॉन मतलब प्लस, न्यूट्रॉन मतलब माइनस। अगला है खालिस्तान में एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग चुम्बकों के निर्माण में किया जाता है। तो खालिस्तान एल्युमिनियम जो मिश्र धातुओं का उपयोग किन चुम्बकों के निर्माण में किया जाता है। तो अल्निको, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड हैं। Fe+2 Z = 26 के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आप सभी लोग जानते हैं। Cl के क्लोरीन के P कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z = 17, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पेप्टाइड संश्लेषण किसके निर्माण या उत्पादन से संबंधित होता है। तो पेप्टाइड्स के कारण होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पेप्टाइड्स कार्बनिक यौगिक है जो किससे बने होते हैं। तो यह एकाधिक अमीनो एसिड से बने होते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है आप सभी के कि पेप्टाइड्स की लंबी श्रृंखला को किस रूप में जाना जाता है। तो प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला जैविक प्रणालियों में पेप्टाइड से प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोटीन जैव संश्लेषण कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन जैव संश्लेषण को ही कहा जाता है। डायरेक्ट आंसर दिया गया है, प्रश्न से डायरेक्ट उठा के आंसर दे दिया गया था। अगला है कार्नोसिन खालिस्तान और हिस्टिडीन का एक डाई पेप्टाइड क्या कहलाता है। तो यह बीटा लाइसिन कहलाता है, याद रखिएगा।
हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है साइंस की और अदर सब्जेक्ट की। टॉपर नोट्स चाहिए 9630689598, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। एंसेरिन खालिस्तान और एक मिथाइल हिस्टिडाइन का एक डाई पेप्टाइड क्या कहलाता है? इसका एक डाई पेप्टाइड बीटा लाइसिन कहलाता है। सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि क्योटॉर्फिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्योटॉर्फिन के बारे में एक कथन सत्य हमेशा हमें सुनने को मिलता है। क्या सत्य मिलता है? पहला दिया है कि यह डाई पेप्टाइड है, यह न्यूरो एक्टिव यौगिक है, यह एल टायरोसिल और एल अर्जिनिन है, या उपरोक्त सभी होंगे। थोड़ा माइंड की मेमोरी को चेक कीजिएगा और हमें आंसर बताइएगा। ये रसायन विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस है जो आपके चयन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सिलेक्शन की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें देखा जाए कौन सा हमारा सत्य होता है कि यह एक डाई पेप्टाइड है। ये एक डाई पेप्टाइड है, यह सही होगा क्योंकि एक न्यूरोएक्टिव यौगिक और इसका रासायनिक नाम एल टायरोसिल और एल अर्जिनिन होता है। टायरोसिल और अर्जिनिन, तो डाई पेप्टाइड हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे शुरू पर ही है। अगला कह रहा है कि स्यूडोप्रोलिन व्युत्पन्न का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्यूडोप्रोलिन व्युत्पन्न का जो उपयोग होता है वह पेप्टाइड के ठोस चरण संश्लेषण के दौरान एकत्रीकरण को न्यूनतम करना किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस्पार्टम क्या होता है? ये भी जानना जरूरी है कि एस्पार्टम होता क्या चीज़ है। एस्पार्टम आपका कृत्रिम गैर सेकेराइड E950 के सन्निहित यह एक मिथाइल एस्टर है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न कह रहा है खालिस्तान पेप्टाइड प्रकृति में चक्रीय कौन होता है? तो पेप्टाइड जो प्रकृति होती है इसमें जो चक्रीय होता है वह ग्रेमिसिडीन होता है। क्या हो जाएगा? ग्रेमिसिडीन इज़ द राइट आंसर। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोटीन के खालिस्तान प्रोटीन के निर्माण में खंड होते हैं पेप्टाइड्स, अमीनो, वसायुक्त अम्ल या ग्लाइकोल। कौन होगा जो प्रोटीन के निर्माण के खंड होते हैं? आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। क्लास कैसी लगी सभी लोगों को बताना है फीडबैक करके, और बेहतर प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपर ही है। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। धन्यवाद साथियों।